नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत सारा स्वागत है लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। आइए शुरुआत करते हैं एक और मॉडल पेपर की। दोस्तों, हम कंटिन्यूअसली कर रहे थे आपके बीए फर्स्ट ईयर में इकोनॉमी के मेजर वाले सब्जेक्ट को कवर कर रहे थे। इसमें एक पार्ट हम कल सेशन में डिस्कस कर चुके हैं, कल इवनिंग में, और आज हम मॉर्निंग वाली शिफ्ट में इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, मेजर का सेकंड, जिसका नाम है व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमी। ठीक है, इसका फिर थर्ड पार्ट और बचेगा, तब पेपर नंबर 3 और बचेगा, जिसका नाम है समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमी। तो उसे हम आज इवनिंग वाले सेशन में कवर कर लेंगे, और इस प्रकार से आपका इकोनॉमी वाले मेजर वाले जो बच्चे थे उनकी टेंशन अब यहाँ से खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, इस सेशन में हम ऐसे 15 प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए टॉप कैटेगरी के होने जा रहे हैं, या कहें कि एग्जाम में इससे बाहर पेपर नहीं जाएगा। जी हाँ, चलिए तो शुरू करते हैं। और हाँ, इसकी आंसर शीट कहाँ से मिलेगी वो सब मैं सेशन के लास्ट में पूरे डिटेल में बताऊंगा। उसकी आप आंसर शीट कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे मिलेगी, सभी आंसर सब पीडीएफ के रूप में, सब कुछ क्लियरली मैं सेशन के लास्ट में बताने वाला हूँ। तो सेशन के एंड तक जरूर बने रहिएगा। और सेशन, हाँ, मैं अभी स्टार्टिंग में बोल दूँ, सेशन अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो ना, तो सेशन को बीच में ही लाइक जरूर कर दिया करें। और सेकेंड ईयर की बैचेस को स्टार्ट अभी से जो है, एग्जाम के जस्ट बाद में सेकेंड ईयर की बैचेस स्टार्ट होने वाली है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग। डिटेल क्लासेस यूट्यूब पर ही, जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस होती है, और क्लास नोट्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही प्रोवाइड किए जाते हैं आपको। तो अगर आप चाहते हैं डिटेल क्लासेस मेरे साथ पढ़ना, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। चलिए शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत यानी माइक्रो इकोनॉमी के अंतर्गत पहला क्वेश्चन है आपका, जो मोस्ट कैटेगरी का होने जा रहा है, वो है दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद का अर्थशास्त्र में महत्व बताइए, क्या महत्व है। और यही प्रश्न अथवा में ऐसे पूछा जा सकता है कि एकात्म मानववाद को सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण के माध्यम से समझाइए। क्लियर है। तो एकात्म मानववाद के जो सिद्धांत दिया गया है दीनदयाल उपाध्याय जी के द्वारा, उसे पूरे डिटेल में आप लोगों को पढ़ के जाना है। अगला प्रश्न होने वाला है, अर्थशास्त्र की भारतीय अवधारणाएं वर्तमान आर्थिक नीतियों और सोच को किस प्रकार से प्रभावित कर सकती है। और अथवा में है कि आधुनिक अर्थशास्त्र में भारतीय परंपरागत आर्थिक विचारों की प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिए। तो दोस्तों, दोनों ही केसेस में यहाँ पर आर्थिक नीतियों के बारे में पूछा गया है। यहाँ पर जो है आपसे आधुनिक नीति और परंपरागत नीति यानी कि जो प्राचीन समय की रही है, जो प्राचीन समय से अभी तक चली आ रही है, उन दोनों के बीच में जो है आप पे दोनों की ही प्रासंगिकता पर बात करने की आवश्यकता होगी यहाँ पर। अगला प्रश्न है, वस्तु मूल्य से आप क्या समझते हैं, इसके निर्धारण में भारतीय ज्ञान परंपरा के दृष्टिकोण की विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। और यही प्रश्न अथवा में हो सकता है कि वस्तु मूल्य की परिभाषा देते हुए इसके प्रमुख घटकों और निर्धारण कारकों की विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए। क्लियर है। वही प्रश्न नंबर 4 को देखिए, अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषाओं के प्रमुख वर्गीकरण, विषय सामग्री और इसके क्षेत्र की विस्तार पूर्वक विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर अर्थशास्त्र का इजी फॉर्मेट आप लोगों से पूछा गया है। इसमें अर्थ, विशेषताएं, वर्गीकरण और विषय सामग्री यानी कि इसके क्षेत्र, याद रखिएगा ना, क्षेत्र ही है, तथा क्षेत्र की माफ कीजिए, विषय सामग्री दैट मीन्स की इसकी प्रकृति। तो ये सभी अलग अलग कॉन्सेप्ट है। मैं साइड में बोल रहा हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जिनको नोट डाउन करना है वो नोट डाउन कर ले। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक अर्थशास्त्रियों का दृष्टिकोण क्या था, उनके दृष्टिकोण में पारंपरिक अर्थशास्त्रियों से क्या प्रमुख अंतर दिखाई देता है, उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। तो आधुनिक अर्थशास्त्रियों का दृष्टिकोण बताते हुए उनके यानी आधुनिक अर्थशास्त्री और परंपरागत अर्थशास्त्रियों के विचारों में क्या मतभेद था, या कहें कि क्या अंतर था, उस अंतर को बताना है उदाहरण के साथ में। वहीं अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 को देखेंगे आप, कि अर्थशास्त्र के अध्ययन की निगमन एवं आगमन प्रणालियों के गुण और दोष दोनों की ही विवेचना करनी है। और पूछा गया है कि क्या ये रीतियां एक दूसरे की सहायक होती है, बताइए। प्रश्न नंबर 7 को देखिए, उपयोगिता हास नियम की व्याख्या कीजिए रेखा चित्र की सहायता से। ये सब मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है। अगर समय आपके पास में अभी भी, तो दोस्तों जाइए इस चैनल की प्लेलिस्ट में, माइक्रो इकोनॉमी या फिर व्यष्टि अर्थशास्त्र के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां पर सारे सेशन लिए हुए मैंने, वहां पर आगमन निगमन प्रणाली क्या होती है, उपयोगिता हास नियम क्या होता, ये सारे चैप्टर वन बाय वन करके आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। चलिए, तो उपयोगिता हास नियम की व्याख्या, और यही प्रश्न अथवा में ऐसे हो सकता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की अधिक इकाइयों का उपभोग या क्रय किया जाता है, यानी जब कोई वस्तु
अधिक मात्रा में उपभोग की जाने लगती है लोगों के द्वारा, वैसे वैसे कुल उपयोगिता अंत में घटती हुई दर से बढ़ती है। उसकी उस वस्तु की उपयोगिता घटती हुई दर से बढ़ने लगती है, विवेचना कीजिए। क्लियर। अगला प्रश्न है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अपवाद बताइए या फिर क्रमागत उपयोगिता ह्रास नियम के अवास्तविक तथा वास्तविक अपवादों की व्याख्या कीजिए। चलिए साइट में हो रहा हूं मैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें या नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, उपभोक्ता के बचत के सिद्धांत की व्याख्या। तो जो आपने पढ़ा होगा उपभोक्ता बचत सिद्धांत, है ना, तो वो यही सिद्धांत है। थोड़ा सा जो है फेमिलियर होकर के क्वेश्चनों को पढ़े। तो उपभोक्ता बचत सिद्धांत क्या है समझाना है, व्याख्या करनी है, इसके सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों महत्वों पर चर्चा करनी है। प्रश्न नंबर 10 है, उदासीन वक्र। उदासीन वक्र यानी कि तटस्थता वक्र, पढ़ा होगा आपने तटस्थता वक्र। तटस्थता वक्र और उदासीन वक्र दोनों एक ही है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो उदासीन वक्रों से आप क्या समझते हैं, उनकी प्रमुख विशेषताओं को बताइए, अर्थशास्त्र में उनके विभिन्न उपयोगों की विवेचना कीजिए। अर्थशास्त्र में इनका क्या उपयोग है। अगला प्रश्न है, एक उपभोक्ता की दृष्टि से यह स्पष्ट कीजिए कि किसी वस्तु की कीमत में कमी आने पर उसकी मांग में किस प्रकार परिवर्तन आता है, इसमें आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव और कीमत प्रभाव, है ना, इन तीनों की क्या भूमिका होती है, ये भी समझाइए। वहीं प्रश्न नंबर 12 है, मांग के नियम की व्याख्या करते हुए मांग की रेखाएं दाएं को नीचे की ओर क्यों झुकती है, उन परिस्थितियों को बताइए जिनमें मांग की रेखाएं ऊपर की ओर चढ़ती हुई नजर आती है। ये सब रेखा चित्रों के माध्यम से आप लोगों को समझाना होगा। प्रश्न नंबर 13 है, उत्पादन फलन को परिभाषित कीजिए, उत्पादन फलन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, अल्प एवं दीर्घकालीन उत्पादन फलन में भेद कीजिए, यानी कि दोनों में अंतर बताइए। अल्पकालीन और दीर्घकालीन जो उत्पादन फलन होते हैं दोनों में अंतर क्या है। और अथवा में प्रश्न है कि उत्पादन फलन किसे कहते हैं, उत्पादन फलन की विभिन्न विशेषताएं बताइए। जल्दी से इसकी शॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे, बड़े पैमाने के उत्पादन से आप क्या समझते हैं, इसके लाभ और हानियों की व्याख्या करें। और वहीं अगला प्रश्न अथवा में हो सकता है कि बड़े पैमाने के उत्पादन की आंतरिक और बाहरी वस्तुओं का वर्णन करें। क्लियर। प्रश्न नंबर 15 है, समोत्पाद वक्र से आप क्या समझते हैं, समोत्पाद वक्र की विशेषताओं की विस्तार से व्याख्या कीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों 15 प्रश्न ये दीर्घ प्रकृति का कंप्लीट हो चुके हैं। अब आगे मैं आपको 10 प्रश्न लघु प्रकृति के भी देने जा रहा हूं, जैसा कि हर मॉडल पेपर में आपको प्रोवाइड करता हूं। तो पहला प्रश्न है, लघु प्रकृति में अर्थशास्त्र को भारतीय परंपरा में किस ग्रंथ के रूप में वर्णित किया गया है। तो भारतीय परंपरा में अर्थशास्त्र को किस रूप में वर्णित किया गया है। वहीं अगला प्रश्न है, आर्थिक नियमों से आप क्या समझते हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा में इनकी भूमिका और महत्व की व्याख्या कीजिए। ये लघु प्रकृति के प्रश्न हैं जिन्हें सिंगल या डबल टर्म पर ये प्रश्न पूछे जाते हैं आप लोगों से। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का सामाजिक विज्ञान के अन्य विषयों से संबंधों की विवेचना कीजिए, यानी अर्थशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से क्या संबंध है बताना है आपको। प्रश्न नंबर 4 में टिप्पणी करने के लिए बोल रहा है, 3 कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, आवश्यकता एवं चयन, आर्थिक नियम और विवेकशील व्यवहार। और वहीं प्रश्न नंबर 5 में भी टिप्पणी लिखने के लिए उपयोगिता पर टिप्पणी लिखनी है, सीमांत उपयोगिता पर और कुल उपयोगिता पर। क्लियर है। प्रश्न नंबर 6 को देखिए, सम सीमांत उपयोगिता नियम की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर 7 है, तटस्थता वक्र द्वारा उपभोक्ता के संतुलन की व्याख्या करना है। प्रश्न नंबर 8, गिफिन वस्तुओं पर टिप्पणी। ये सब छोटे छोटे से क्वेश्चन है, इनमें 50 से 80 या 100 शब्द मैक्सिमम होते हैं इनमें, इनके आंसरों में, ठीक है ना। तो और प्रश्न नंबर 9 है, मांग की लोच की परिभाषा दीजिए, इसके प्रकार बताइए। प्रश्न नंबर 10, सीमांत लागत और औसत लागत का अर्थ समझाइए, दोनों के संबंधों की उदाहरण के साथ व्याख्या करें। और प्रश्न नंबर 11 है, मांग एवं पूर्ति की अवधारणा की व्याख्या करें। ये 11 प्रश्न ये। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ पर 15 प्रश्न दिए हैं दीर्घ प्रकृति के, ध्यान से सुन लीजिएगा एक बार। 15 प्रश्न आपको मिले हैं दीर्घ प्रकृति के और 11 प्रश्न मिले हैं आपको लघु प्रकृति के। कुल मिलाकर जो प्रश्न होते हैं आपके 26 क्वेश्चन होते हैं। अब सुनिएगा ध्यान से, जो कोर्सेस हमारे द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाता है पीडीएफ नोट्स के रूप में, उस कोर्सेस में मात्र ये 26 क्वेश्चन नहीं बल्कि इसके इर्द गिर्द जो और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो बचे हुए हैं वो भी हमने नोट्स में उनको भी समाहित किया है, ठीक है। तो वहां पर आपको दीर्घ प्रकृति के प्रश्नों में नोट्स में सिर्फ 15 प्रश्न नहीं बल्कि वहां पर आई थिंक 20 क्वेश्चन समथिंग वहां देखने को मिलेंगे, 20 प्रश्न देखने को मिलेंगे। और जहां लघु प्रकृति के जो 11 प्रश्न है छोटे छोटे 2-2 5-5 लाइन वाले प्रश्न ऐसे, वहां पर समथिंग 30
से 30 या 40 समथिंग क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। कुल मिलाकर के ये सब एक्स्ट्रा डाटा उसमें इसलिए लिया गया है ताकि आपकी जो भी रिस्क है ना, वो सारी खत्म हो जाए पूरी तरह से। और आप इस नोट्स को पढ़ने के बाद में जो हम ये लोधाई क्लासेस जो प्लेटफॉर्म नोट्स प्रोवाइड करवाता है आपको सब्सक्रिप्शन के माध्यम से, उन नोट्स के माध्यम से अगर वो नोट्स आप कंप्लीटली पढ़ लेते हैं, तो जो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ 90 प्लस प्रतिशत की, वो आप अचीव कर सकते हैं। ठीक है? तो ये नोट्स की मैं बात कर रहा हूँ, इस प्लेटफ़ॉर्म के द्वारा जो नोट्स क्रिएट की जाती है, वो कोर्सेज़ पूरा कंप्लीट कोर्सेज़ कैसे मिलेगा आपको, तो एक बार संक्षेप में उसको थोड़ा समझ लीजिए ताकि आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाए। देखिए दोस्तों, अगर आपको किसी एक सब्जेक्ट की नोट्स लेनी है, उसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना है, तो ₹99 का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं, जिसमें आप बीए फर्स्ट ईयर के किसी भी नोट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं फुल कोर्स लेना, कंप्लीट कोर्स लेना, बीए फर्स्ट ईयर का, जिसमें आपके 10 सब्जेक्ट होते हैं, कितने 10 सब्जेक्ट है ना, तो ये 10 सब्जेक्ट का कंप्लीट कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं, तो इस पर हाल ही में अभी 60% डिस्काउंट दिया जा रहा है आपके एग्जाम को देखते हुए। तो 60% डिस्काउंट के साथ में 399 में आपको ये कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें 10 नोट्स होती हैं। कैसे मिलेगा ये कोर्सेज़ आईएमपी क्वेश्चन आंसर की नोट्स का सब्सक्रिप्शन? तो उसके लिए आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें, नंबर पर वा इस नंबर न दिए नंबर इस पर व्हाट्सएप कर दीजिए। बाकी काम आपको व्हाट्सएप पर समझ आ जाएगा, कैसे-कैसे आपको वहाँ पर जो है सब्सक्रिप्शन लेना है। वो नोट्स भी आपको व्हाट्सएप पर ही प्रोवाइड की जाएगी। सेशन हेल्पफुल रहा है तो लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं और सेकंड ईयर में मेरे साथ में जो है डिजिटल क्लासेस के माध्यम से अगर आप स्टडी करना चाहते हैं मेरे साथ में, डिजिटल क्लास पढ़ना चाहते हैं क्लास नोट्स के साथ में, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि कोई भी सेशन आपसे मिस ना हो। मिलेंगे कल वाले सेशन में। बहुत धन्यवाद, थैंक यू।